हेलो हेलो हेलो। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो आज तीसरा लेक्चर स्टार्ट करें, फंडामेंटल यूनिट ऑफ में। सर बट पहला और दूसरा लेक्चर देखे नहीं है। ठीक है, नहीं देखे हो तो एक काम करो, सेकंड लेक्चर से देख सकते हो, क्योंकि मतलब फर्स्ट लेक्चर में वैसे कुछ खास पढ़ाया नहीं मुझे। बट वो देख लेना जरूर। बट ठीक है, सेकंड लेक्चर से देख सकते हो, और सेकंड लेक्चर भी नहीं देखो तो थर्ड लेक्चर देख लो, उसके बाद जाके टाइम मिले तो फर्स्ट और सेकंड देख लेना। तो आज कुछ वैसे भी खास कुछ पढ़ना नहीं है, मतलब अगर तुम पेन पेपर भी नहीं लियो तब भी आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि बस डिफरेंशिएशन पढ़ना है और सेल साइज और शेल से पढ़ना है। तो सेल साइज में मतलब तुम्हें कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, वैसे भी नीड मतलब पूछेगा नहीं एग्जाम में, इतना तो मैं बताऊंगा। तो पहला डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि मतलब क्या दिया है। पहला डिफरेंशिएशन जो दिया है बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। भैया वो सब तो ठीक है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड के बीच में डिफरेंशिएट दिया है। बट ये एक्चुअली होता क्या है भैया, ये तो बता दो आप मुझे। ठीक है, बता दें। न्यूक्लियस क्या होता है और न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये डिफरेंस जान लो। न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करेंगे, जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, मतलब मान लो कि चलो ये तुम्हारा एक सेल है। ठीक है भैया, एक सेल बता दिया आपने। ये तुम्हारा ब्राउन कलर का एक न्यूक्लियस होता है, जो कि हर एनसीईआरटी में प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल बने होते हैं, जाके तुम ओपन करके देख सकते हो कि बीच में एक ग्राउंड कलर का होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। बट यहाँ पर सर न्यूक्लियोइड के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ सर, बट न्यूक्लियोइड में अगर तुम जाओगे ना, तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें हम लोग न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, वो न्यूक्लियोइड होते हैं, जो कि अभी तुम्हें एक स्ट्रक्चर यहाँ पर जस्ट दिखा रहा हूँ, तुम एक सेकंड रुक जाओ बस तुम। मैं इसे इरेज कर, हाँ देखो ये रहा तुम्हारा स्ट्रक्चर। ये एक रहा प्रोकैरियोटिक सेल, क्या रहा ये भैया, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में देखो क्या है यहाँ पर, क्या है, न्यूक्लियाइड। ये देखो इधर देखो, यहाँ पर देखो, इधर उधर मत देखो यार, इधर देखो ना। ये न्यूक्लियाइड मतलब किसे कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है ना, एक्चुअली उसे हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं। और न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं, बट यूकैरियोटिक में सेल जो होता है उसे न्यूक्लियस पाया जाता है। बट भैया न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड में डिफरेंशिएट क्या होता है, एग्जैक्ट बताओ। एग्जैक्ट ये होता है ना कि जो हमारा ये सेल है, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल मैंने बताया, एक यूकैरियोटिक सेल मैंने एक बनाया, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये एकदम मान के चलो पैक्ड होता है, एकदम अच्छे से, एकदम पूरा अच्छे से पैक्ड होता है, जिसे मतलब गोल सा होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। बट मतलब पूरा देख रहे हो ना, एकदम अच्छे से यहाँ पर गोल सा पैक्ड है, मतलब पूरा फैला हुआ नहीं है। बट अगर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करोगे तुम, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करोगे, तो यहाँ पे जो सेल होता है ना, इसके अंदर जो न्यूक्लियर, न्यूक्लियस बट न्यूक्लियस नहीं कहेंगे यहाँ, न्यूक्लियोइड कहेंगे, क्योंकि ये पूरे साइटोप्लाज्मा में ऐसे फैला होता है। इसे हम लोग पूरे साइटोप्लाज्मा कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर होता है ना, पूरा मतलब मान के चलो ये जितना भी है सब हमारा साइटोप्लाज्मा है। इस ये साइटोप्लाज्मा में नहीं फैला हुआ है, ये यूकैरियोटिक सेल में, ये साइटोप्लाज्मा के जस्ट मान के चलो सेंटर में है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए उन्ने सब पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। बट इसका जो न्यूक्लियोइड है वो पूरा साइटोप्लाज्मा में फैला हुआ है भैया, ये देखो सर भैया, हाँ सही सही तो बता रहे हैं आप, पूरा फैला हुआ है ऐसे 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 ऐसे, हाँ। इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो यही डिफरेंस दिया है कि न्यूक्लियस हमारा यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, बट हमारा न्यूक्लियोइड की अगर बात करें तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है भैया। देखो अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस देख लो क्या है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा लार्ज इन साइज होता है। क्या याद रखोगे, लार्ज इन साइज भैया, बड़ा होता है न्यूक्लियस। देखो ये हमारा थोड़ा सा हमारा बात अगर अच्छे से देखोगे ना, तो ये लार्ज इन साइज में होता है। न्यूक्लियोइड जो होता है ना, देखो इतना छोटा सा पतला सा पूरा फैला हुआ है, बट ये अगर पूरा इसका साइज नापोगे तो ये साइज में जा रहा होता है। इट इज कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज, मतलब इसके कंपेयर में, न्यूक्लियस के कंपेयर में न्यूक्लियोइड जो होता है वो क्या लिखा है कि इट इज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ये छोटा होता है किसके कंपेयर में, न्यूक्लियस के कंपेयर में। और बात करें, इट इज अ कवरिंग ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। हाँ भाई, न्यूक्लियस में जो होता है ना, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन एनवेलप क्या होता है, ये देखो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस मैंने बनाया, ठीक है। ये एक्चुअली तुम्हें अच्छे से, हाँ देखो ये मतलब ये अच्छा, इसे तुम कट करो, ये देखो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। ये देखो एक मेम्ब्रेन होगा, ये दो मेम्ब्रेन। बट एक्चुअली ये ऐसे न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ तुम्हें मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे इरेजर। अरे यार एक सेकंड, ये देखो, तो मैं बड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ। इधर देखो, इधर उधर मत देखो। अ, ये देखो, ये रहा हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, डबल डबल मेम्ब्रेन लिखा है ना। देखो डबल मेम्ब्रेन एनवेलप लिखा है ना, इसे कहते हैं डबल मेम्ब्रेन। ये आउटर वाला मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर वाला मेम्ब्रेन हो गया।
इसे हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन एनवेलप, मतलब डबल मेम्ब्रेन एनवेलप कहते हैं। और इसके बगल बगल, भैया ये आप छोड़ क्यों दिए थे, भैया आप यहाँ छोड़ क्यों नहीं दिए थे, पूरा क्यों नहीं बनाए, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो हमारे दो मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है बचा है ना, जो मतलब यहाँ पे भी बचा है, देखो यहाँ पर भी इतना बचा है, यहाँ पर भी इतना बचा है, ये हमारा न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, जो न्यूक्लियर पोर कहलाता है। और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप कहते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियाइड की अगर हम लोग बात करेंगे, तो न्यूक्लियाइड में देखो क्या लिखा है, कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, मतलब आप भाई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है, मतलब मान के तभी तो देखो फैला हुआ है पूरा। जब मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है पूरा ऐसे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, मतलब कोई मेम्ब्रेन ही है, एब्सेंट है। इट्स लाइव्स फ्री इन साइटोप्लाज्मा, हाँ मैंने बोला था ना कि पूरे साइटोप्लाज्मा में ऐसे ही फैले होते हैं, देखो पूरे साइटोप्लाज्मा में ऐसे ही फैले हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि इट इज लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्मा, पूरे साइटोप्लाज्मा में फैले हुए हैं, तो इनके पास ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। अब बात करेंगे न्यूक्लियस की, बात करें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इट, हाँ न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, यहाँ पर न्यूक्लियोलस लिखा है, न्यूक्लियस मत पढ़ लेना गलती से भाई, देखो मैंने भी गलती कर दी था, न्यूक्लियोलस लिखा है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, अब ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर देख लो, ये न्यूक्लियस है भाई, ये पूरा स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये हमारा हो गया न्यूक्लियोलस, क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोलस। बट यहाँ पर अगर न्यूक्लियाइड में की अगर बात करेंगे, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, तो यहाँ पर न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब यहाँ पर कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जब पूरा ऐसे फैला हुआ है साइटोप्लाज्मा में, तो उसके पास न्यूक्लियस क्या ही होगा यार, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है यार, नहीं होगा। अब आते हैं, देखें तीस चौथा पॉइंट क्या है, इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू टू और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स। हाँ, इसका डीएनए का जो कंटेंट होता है ना भाई, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर मतलब पूरा एक क्रोमोसोम ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम मतलब ये, मतलब मान के चलो ये डेंस फॉर्म ऑफ कंटेंट है। क्रोमोसोम को जानते क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मतलब कंपैक्टली पैक्ड है किसका, डीएनए का। अब तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली क्रोमोसोम बना कैसे, अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा, एक सेकंड, यहाँ पर देखो, ये रहा तुम्हारा एक ऐसे ऐसे डीएनए, ठीक है, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है ये, हिस्टोन प्रोटीन होता है, गोल सा स्ट्रक्चर होता है, जिसे ऑक्टोमर कहते हैं। हायर क्लास की बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्टोमर की बात ना करो, बस देख लो, इसे कहते हैं प्रोटीन। और ये हमारा डीएनए, तो इस कई सारे प्रोटीन होते हैं, एक ही प्रोटीन नहीं होते, बहुत ढेर सारे प्रोटीन होते हैं। इस ढेर सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये जो डीएनए हो ना, तो पूरा अच्छे से ऐसे ऐसे लपेटा होता है, ऐसे ऐसे पूरा उसी मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड रहता है उसी पे, मतलब पूरा अच्छे से प्रोटीन, मतलब मान के चलो ना, एक बहुत सारी रस्सी ले लो, मतलब जिसे थ्रेड कहते हैं, थ्रेड ले लो बहुत सारी, एक छोटे छोटे सा बॉल ले लो, और छोटे छोटे बालों को मतलब चारों तरफ लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, बहुत सारी ढेर सारी रस्सी को लपेटोगे तो ऐसे ऐसे लपेटते होगे, तब जो सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और अच्छे से लपेटोगे, और डेंस लपेट दो, मतलब एकदम खतरनाक डेंस लपेट दो भाई, उससे और अच्छा से लपेट दो, एकदम मतलब हार्ड लपेट दो। फिर कुछ समय के बाद जब उसको इतना ज्यादा लपेट दोगे ना, तो कुछ समय के बाद उसका स्ट्रक्चर सेम ऐसे दिखेगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्रोमोजोम, इसको कहते हैं हम लोग क्रोमेटिन। जो मतलब ये हमारा डीएनए है, डीएनए को हल्का सा कंपैक्ट अगर मतलब प्रोटीन में अच्छे से लपेटोगे ना, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन, कहेंगे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और अच्छे से पैक कर दो, तब हमारा क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा भाई। मतलब यहाँ पर डीएनए को ही पैक कर रहे हो, बस किसके साथ पैक कर रहे हो, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ, उसी के ऊपर लपेटते जा रहे हो, तो हमारा डीएनए से क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन से हमारा, उसके बाद हमारा बन जाएगा क्रोमोसोम। और मतलब इसके मतलब और भी अच्छे से मतलब इसको समझा सकते हैं, बट वो हमारा हायर लेवल में समझाएंगे, हायर क्लासेस में समझाएंगे, अभी मत समझो, अभी बस इतना समझ लो कि जो हमारे डीएनए का कंटेंट होता है ना, किसमें, न्यूक्लियस में, इज इक्वल टू टू, या तो दो होता है, या तो दो से हमारा ज्यादा, सेवरल लिखा ना, सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब या तो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो दो से ज्यादा डीएनए का मॉलिक्यूल्स होता है। अगर न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करेंगे, तो इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब इसमें सिर्फ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है भाई। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियोइड होता है ना, उसमें सिर्फ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, बट न्यूक्लियस में क्या होता है, दो होता है या दो से ज्यादा होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स। इट्स डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, हम बोला था ना हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड, तो एसोसिएटेड मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात उसके साथ बांध हो जाए, उसके साथ चिपका दो, उसी को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने बोला ना हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म क्या, क्रोमेटिन। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के साथ मतलब जुड़ा ना, अच्छे से जुड़ने के बाद क्या बना, क्रोमेटिन बना, तो मैंने बताया ना यहाँ पर क्रोमेटिन बना, इसलिए यहाँ पर लिख रहा है इट्स डीएनए, ये डीएनए था, इज एसोसिएट विद हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन
प्रोटीन ये था ना, 3 स्ट्रक्चर मैंने प्रोटीन का बनाया, उसके साथ एसोसिएट हुआ, और उसके बाद क्या बना, क्रोमेटिन बना, ये हमारा क्रोमेटिन बन गया, इसी को कहते हैं हमारा क्रोमेटिन कहते हैं। डीएनए हमारा हिस्टोन प्रोटीन के साथ खूब अच्छे से लपेट उपेट के बना दो, क्रोमेटिन बन जाएगा, फिर उसके बाद क्रोमेटिन और कंडेंस्ड पैक होगा, उसके बाद हमारा पास क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। चलो अब देखें न्यूक्लियोइड के बारे में बात करें। न्यूक्लियोइड में क्या होता है, इट्स हिस्टोन्स आर एब्सेंट, मतलब इसमें प्रोटीन ही नहीं होता है भाई। जब प्रोटीन होगा ही नहीं तो डीएनए लपेटेगा नहीं, जब डीएनए लपेटेगा नहीं है मतलब जाहिर सी बात है क्रोमेटिन के फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ही नहीं, किसमें, न्यूक्लियोइड में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड इज ऑफन नेकेड, मतलब क्या बोला है कि डीएनए हमारा साफ नंगी आंखों से, मतलब नेकेड रहता है, उसको देख सकते हो, नंगे नंगे आंखों से नहीं देख सकते हो, बस ये लिखा है कि डीएनए और न्यूक्लियोइड इज ऑफन नेकेड, मतलब डीएनए खुला हुआ मौजूद रहता है, क्योंकि जब वहां पर हिस्टोन प्रोटीन रहेगा ही नहीं तो वो किससे जाके बंधेगा, जब उसको मतलब मान के चलो एक तुम्हें थ्रेड दे दिया गया, खूब ढेर सारा धागा दे दिया गया, अब कहा तुम इसको रखो कैसे भी, एक मतलब डब्बा दे दिया उसमें रखो, अब तुम ऐसे रख दोगे, जाहिर सी बात ऐसे लपेटोगे धागा को, उसके बाद इसमें डाल दोगे तो वो जाहिर सी बात दिखेगा कि हाँ बस धागा ही तो दिख रहा है। बट अगर तुम्हें बॉल दे दिया जाए छोटा छोटा, उसमें अच्छे से खूब लपेटोगे, खूब टाइट से लपेट 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 के खूब मोटा से स्ट्रक्चर बना के उसके बाद रखोगे, जो तुरंत दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा, उसे कहते हैं क्रोमोसोम। आज जो बस सिर्फ डीएनए ऐसे ही बात डाल दो, थ्रेड डाल दो, तो उसे हम लोग कहेंगे डीएनए, जो कि हमारा क्यों नहीं, क्यों डीएनए लपेटा नहीं, क्योंकि वहां पर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद ही नहीं होता है, सही है, प्रोकैरियोटिक सेल में। चलो अब आगे देख लेते हैं, ये डिफरेंशिएट का याद रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर इंपॉर्टेंट होता है, इतना तो याद रख लेना कि जरूर कहीं ना कहीं तुम्हारा एग्जाम में चाहे यूनिट टेस्ट में मतलब कहीं ना कहीं पूछ ही देगा यार, इतना तो मैं गारंटी दे। चलो आगे बढ़ो, ये रहा हमारा यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल था, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल था। अब तुम्हें ये सब पूरा बताएंगे नहीं, सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं भाई, देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, राइबोसोम दिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, साइटोसोल दिया है, फ्लैजेला दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन है, ये मतलब ये हमारा ऑर्गन्स में नहीं आएंगे, ये हमारा लाइसोसोम हो गया, सब ऑर्गन्स पे आता है, ये स्ट्रक्चर देख लेना अच्छे से, मैं मिटा दे रहा हूँ मतलब इसका थोड़ा, ताकि तुम्हें विजिबल हो सके, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि तुम आराम से इसे देख लेना एक बार, पूरा स्ट्रक्चर तो डिटेल्स में देख लेना, कौन से सेल ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब डिटेल्स में देख लेना एक बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब डिफरेंस किसके बारे में देखना है, हमारा ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स के बारे में। भैया इतना तो पता है कि ऑर्गन्स क्या होता है, बट ये ऑर्गेनल्स का क्या खेल है, हाँ ठीक है, ऑर्गन्स का खेल मैं बताऊंगा मेरी जान, चिंता मत करो। ऑर्गन्स का खेल देखो, ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं भैया, भैया हमें पता है क्या होता है, किडनी हो गया, ठीक है भैया, लंग्स हो गया, ठीक है भैया, लीवर हो गया, ठीक है भैया, मतलब आप जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है कि मतलब ईटीसी मान के चलो, ठीक है, आप जो कह रहे हैं ऑर्गन्स मुझे समझ में आ गया भैया कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, अब ऑर्गन्स बताएं भैया। ऑर्गन्स जानते हो क्या होता है, ये देखो तुम्हारा एक सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, अब ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर छोटे छोटे से ऑर्गनल्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गनल्स कहते हैं, जिसे हमारा यहाँ पर देखो न्यूक्लियस से जस्ट सटा हुआ ना एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इससे ये हमारा ऑर्गन्स हुआ। अब इसी पे ना कुछ ऐसे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें राइबोसोम छोटे छोटे से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अब जिसपे राइबोसोम पाए जाते हैं उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब यहाँ पर भी जानते हो क्या, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जिसके गोल्गी बॉडी कहते हैं, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो वो मुझसे मतलब नहीं, क्योंकि मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, स्पेलिंग नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिसे हमारा हमारा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब भैया ऑर्गन्स बताइए, ऑर्गन्स तो समझ में, ऑर्गन्स देखो क्या क्या होते हैं, ये हमारा एक ऑर्गन्स हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक ऑर्गन्स हो गया।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक ऑर्गेनल्स हो गया, गोल्गी बॉडी ये एक ऑर्गेनल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऑर्गेनल्स हो गया, लाइसोसोम ये एक ऑर्गेनल्स हो गया। भैया समझ में आ गया कि ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं, मतलब सेल के अंदर कोई भी एक छोटा छोटा ऑर्गन्स जो होते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनल्स कहते हैं। बिल्कुल भाई वही तो कहते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया तुम्हें, इसे कहते हैं ऑर्गन्स कहते हैं, और ऑर्गन्स को तुम्हें समझ में आ गया कि इसे ऑर्गन्स कहते हैं। चलो अब डिफरेंशिएट भी देख लो इसका, कितने पॉइंट में डिफरेंशिएट, देखो 5 डिफरेंशिएट दिया। दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है भैया ऑर्गन्स तो वहीं पाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाएंगे, क्योंकि एक सेल से हमारा टिश्यू बनता है, बहुत ढेर सारे सेल से, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से हमारा टिश्यू बनता है, फिर कई सारे टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है। तो जाहिर सी भैया भैया आइए ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हमारा मल्टी सेलुलर रहेगा। जाहिर सी बात है मल्टी सेलुलर रहेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, टिश्यू से, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बने हैं, तो ये जाहिर सी बात है हमारा ये ऑर्गन हमारा मल्टी सेलुलर होगा। जब ये ऑर्गन हमारा मल्टी सेलुलर होगा तो ये जो ऑर्गन है जाहिर सी बात है ये भी तो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा भाई, इसीलिए तो मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने हैं। जब एक सिंगल सेल से एक सिंगल सेल रहता है उसे को ही नहीं कि तुम लोग कहते हो कि हाँ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो सिंगल सेल से अपना पूरी लाइफ परफॉर्म करते हैं, एक सिंगल सेल पूरी जिंदगी अपनी जी जाए, उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ पर ऑर्गन्स की बात हो रही है, और ऑर्गन्स देखो कितने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलके बने, मतलब यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब एक सेल की बात ही नहीं रहती, डायरेक्ट सी बात है ऑर्गन्स हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि ये ऑर्गन्स हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। दे आर लार्ज और माइक्रोस्कोपिक, ये हमारे लार्ज होते हैं, जाहिर सी बात है यार अपना हार्ट निकाल के देख लो, लीवर निकाल के देख लो, लंग्स निकाल के देख लो, नहीं बड़ा दिखा ना तो मेरा नाम बदलना, जाहिर सी बात है ये साइज में लार्ज होंगे भाई, लार्ज साइज। और माइक्रोस्कोपी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, लार्ज साइज को हम लोग या तो माइक्रोस्कोपिक को या तो लार्ज साइज को। अब दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या तो ये बाहर भी होते हैं या बॉडी के अंदर भी होते हैं। देखो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर, देखो जिसे आई हमारा बाहर है, लंग्स हमारा अंदर है, किडनी हमारा अंदर है, बाकी सब हमारा अंदर है ना, हार्ट भी हमारा अंदर है, इसीलिए बन रहा है कि दे मे बी लिखा ना, मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन्स या तो एक्सटर्नल भी होते हैं जिसे हमारा आई हो गया, या तो हमारा अंदर की अगर बात करते थे जैसे हमारा इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमच हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये हमारा इंटरनल की बात कर रहे हैं। अब क्या लिखा है, द ऑर्गन्स आर फाउंड ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज कंपेरिज, अब हम ये आप ये तो देख लो, यही बातें तो कह दी जो मैंने यहाँ पर बताया कि सेल से भी टिश्यू, टिश्यू से हमारा ऑर्गन, ये क्या लिखा है, द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज, मतलब ऑर्गन से किससे बने, टिश्यूज से बनते हैं, और टिश्यूज कंप्राइज ऑफ सेल, टिश्यू किससे बने, सेल से बने हैं, एंड सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गन्स, और सेल्स किससे बने हैं, हमारे ऑर्गेनल से बने हैं। अब देखो मैं तुम्हें अच्छे से ये लाइन तुम्हें ना, मतलब मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि जैसे ये छोटे छोटे से ऑर्गन्स मैंने बनाए यहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कह रहा है कि एक सेल है, एक सेल तभी सेल कहलाएगा ना जब उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होंगे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके बाद गोल्गी बॉडी हो गई, उसके बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, बहुत मतलब सब सेल ऑर्गन्स मिलके ही सेल कहलाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी सेल, एक सेल तभी कहलाएगा जब उसके पास सारे ये सेल ऑर्गन्स मौजूद होंगे, तो उसे हम लोग सेल कहते हैं, तो ये हमारा सेल हो गया। अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके हमारे जो बनते हैं उसे हम लोग टिश्यूज कहते हैं। अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलके हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारे क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। भैया इधर उधर क्या कहते हो, इधर देखो यार, इतना मेहनत से समझा रहे तुम इधर उधर देख रहे हो, इधर देखो। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर जितना, हाँ ये लाइन तुम्हें समझ में आ गया ना, क्या लिखा है यहाँ पर, द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज कंप्राइज, देखिए लिखा है ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, ऑर्गन कैसे फॉर्म होते हैं, टिश्यूज से फॉर्म होते हैं, टिश्यूज कंप्राइज ऑफ सेल्स, मतलब टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं, एंड सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गन्स, और सेल्स किससे बने होते हैं, ऑर्गेनल से बने होते हैं, ये पॉइंट लिखा। अब देखो पांचवा पॉइंट, ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, हाँ सारे ऑर्गन्स, बस सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करके, मतलब एक साथ कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ काम करते हैं, टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स, मतलब मान के चलो 4-5 ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करेंगे तब जाके उसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। विल ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारे एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे हमारा ये ऑर्गेनिज्म था ना, और ये ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करें तो जैसे हमारा ओएसोफेगस हो गया, देखो एक ऑर्गन सिस्टम मैं तुम्हें बना के समझा दे रहा हूँ। ऑर्गन ऐसे तो मैंने पूरा समझाया हुआ है पहले भाई, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, बस पिछला लेक्चर कर लो कसम खुदा के भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा। ये देखो ऑर्गन सिस्टम की अगर बात मैं करूँ तो ये रहा हमारा ओएसोफेगस, ये रहा हमारा स्टोमच, और ये रहा हमारा इंटेस्टाइन।
लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर रहा हमारा एनएस। इसे कहते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। और ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कौन से एक ऑर्गन हो गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये ऑर्गन सिस्टम। कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी तरह रेस्पिरेशन भी सिस्टम भी होता है। जैसे हमारा ये हमारा हो गया विंड पाइप, यहाँ पर मान के चलो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गया, ये हमारा ओसोफेगस हो गया, फेरिक्सो, सॉरी एक सेकंड, ओसोफेगस तो इसमें नहीं आएगा। ये हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गया, यहाँ से एयर जाएगा। ये हमारा हो गया ट्रेचिया, फिर ट्रेचिया से हमारा ये हमारा लंग्स हो जाएगा। अब इस लंग्स में एल्वियली एल्वुलाई सब होते हैं प्रेजेंट, वो तो मैं बाद में मैं बताऊंगा हायर क्लासेस में, बस इतना समझ। ये तुम्हारा हो गया एक ऑर्गन सिस्टम। ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम हो गया? ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। मतलब बस तुम्हें समझाने के लिए इतना डायग्राम बना रहा हूं भाई, एक एक वर्ड समझाने के लिए कि तुम समझ सको। ये कौन कह करके क्या लिखा है यहाँ पर? ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म्स द बॉडी ऑफ ऑर्गन। और ये ऑर्गन सिस्टम जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम तुम्हारे बॉडी में प्रेजेंट है, जिससे मिलकर क्या बनता है? हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब समझ लो एक लाइन भाई यहां से लेकर यहां तक समझाने के लिए मैंने क्या क्या तुम्हारे लिए बना दिया। समझ रहे हो? इसे कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म। अब बात कर रहे हैं ऑर्गेनल्स के बारे में। बात करें भैया, ऑर्गेनल्स तो समझ में आता है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब और थोड़ा सा डिफरेंशिएट देख ले। दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब हर एक यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, क्या लिखा है? इन ऑल यूकैरियोटिक, ये मत लिखना इन सम, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। दे आर वेरी स्मॉल साइज्ड, और बहुत छोटे होते हैं। जाहिर सी बात ये, देखो एक सेल के अंदर पाया जा रहा है, जब इस सेल भी इतना छोटा होता है, तो जब सेल के अंदर पाया जा रहा है तो सोचो ये कितना छोटा होगा। इसलिए लिखा है कि क्या लिखा है? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, आइदर माइक्रोस्कोपी, जिसे या तो माइक्रोस्कोपी कह सकते हैं या तो सब माइक्रोस्कोपी कह सकते हैं। अब क्या लिखा है? दे आर मोस्ट इंटरनल। क्या लिखा है? मोस्टली इंटरनल, मतलब समझ रहे हो ये ज्यादातर ही अंदर पाए जाएंगे, सेल के अंदर ही पाए जाएंगे। मोस्टली इंटरनल मतलब सेल के अंदर ही ज्यादातर पाए जाएंगे। इट्स मींस इंट्रासेलुलर, जिसे सेल के अंदर जो अगर कोई मतलब कोई भी चीज ऐसा है ना जो सेल के अंदर पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर। अब बताते हैं इंट्रासेलुलर कहते हैं। इंट्रा मतलब जो होता है ना, वो क्या होता है? अंदर। मतलब दो चीज के अंदर, मतलब मान के चलो इंटर, देखो एक होता है इंटर मतलब दो चीज के बीच में, एक होता है इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर। इंटर अगर शब्द दिखा तो तुम समझ लेना मतलब जैसे एक ये इसके बीच में। बट अगर तुम्हें इंट्रा दिखा, इंट्रा दिखा तो समझ लेना कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की बात कर रहा है। इसलिए क्या कर रहा है कि इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल, सेल के अंदर। क्या लिखा है? दो मोस्टली इंट्रासेलुलर, मतलब जितना ज्यादातर ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे इंट्रासेलुलर होते हैं, मतलब सेल के अंदर पाए जाते हैं ज्यादातर ऑर्गन्स। अभी क्या लिखा है? एन ऑर्गनल इज मेड अप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। और ये ऑर्गनल्स, अब भैया ये तो बता दो ऑर्गनल्स कैसे बने हैं। ये ऑर्गन्स जो बनते हैं ना, क्या होता है? माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, या तो माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। या तो माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, या कह सकते हैं एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, एंड कुछ जो होते हैं जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कौन क्या चीज मिलकर बने होते हैं? ऑर्गन, ऑर्गेनल, ऑर्गेनल। ये देखो क्या लिखा? ऑर्गेनल। हमारा ऑर्गेनल कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। अब यहां पर देखो क्या लिखा? ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल। हाँ, सब ऑर्गेनल जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनल है, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, आरईआर की बात कर रहे हैं, गोल्गी बॉडी की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, ये सब आपस में मिलके एक साथ काम करते हैं, तभी जाके वो हमारा एक सेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक सेल कह सकते हो उसको तुम। सारे के ऑर्गन, सारे के सारे ऑर्गन्स जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ काम करेंगे, तभी उसे तुम लोग एक सेल कह सकते हो। चलो भाग दो। अब हाँ, सेल शेप के बारे में बताया था ना, मतलब आज ज्यादा कुछ है नहीं, बस डिफरेंशिएट था और समझ लो सेल शेप और सेल साइज। जो आज की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो सेल शेप की अगर बात करें तो सेल का शेप कैसे कैसा होता है। कई टाइप के सेल होते हैं भाई, एक ही टाइप के। बस जाहिर सी बात है सेल शेप तो तभी पढ़ सकते हो ना भैया। ये भैया हमारा सेल शेप क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो मुझे पता चल गया कि हाँ सेल कैसा होता है। सेल क्योंकि सेल इसलिए होता है ना कि तुम्हारे जैसे मतलब बाकी चलो तुम्हारी बॉडी में हर एक पार्ट अलग अलग है। तुम्हारी आई जो है वहां पर सेल जो पाएंगे उसका अलग स्ट्रक्चर होगा।
और उसके बाद जो तुम्हारे मतलब मान के चलो तो तुम्हें मतलब ब्रेन से मैसेज पहुंचा रहा है तुम्हारे हाथ में कि तुम हाथ ऐसे हिलाओ, तुम हाथ ऐसे हिलाओ, ये तुम्हारा सेल पहुंचा रहा है ना, कोई ना कोई एक सेल होगा जो बड़ा सा होगा, मतलब मान के चलो एक और सेल होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। ब्लड में एक सेल होता है जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो आरबीसी होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। मतलब हर एक टाइप का सेल होता है, मतलब जैसा नीड, जैसी जरूरत उसके हिसाब से उसका सेल का स्ट्रक्चर होगा। मतलब अगर तुम्हें मैसेज पहुंचाना है तो तुम्हारे पास सेल का स्ट्रक्चर लंबा लंबा होगा। तुम्हें कोई मतलब O2 ट्रांसपोर्ट करना, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, CO2 ट्रांसपोर्ट करना, तो उसका स्ट्रक्चर अलग ही स्ट्रक्चर होगा। उसीलिए बता रहे हैं कि सेल का शेप कैसे होता है। देखो क्या लिखा है, द बेसिक शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब एक बेसिक सेल बताइए यूकैरियोटिक सेल का, मतलब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताइए। इज स्पेरिकल, एक स्पेरिकल सेल होता है। मतलब अगर तुम्हें सिर्फ बेसिक बेसिक में जानना है तो मान के चलो एक यूकैरियोटिक सेल का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ना वो स्पेरिकल होता है। एक बेसिक तरीके से बता दिया। बट द शेप ऑफ द सेल इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द लाइफ, मतलब जैसा जैसा उस सेल का फंक्शन होता है। मतलब मान के चलो तुम्हारा जैसे सेल है, न्यूरॉन सेल है, एक न्यूरॉन सेल होता है ना, उसे मैसेज पहुंचाना, तो उसका सेल का जो स्ट्रक्चर होगा ना, एक न्यूरॉन सेल है, जैसे मान लो ये हमारा न्यूरॉन सेल है, ये हमारा न्यूरॉन सेल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये इसके फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। इसका स्ट्रक्चर मतलब इसका जो फंक्शन है ना, इसका फंक्शन है मैसेज पहुंचाना था। जब मैसेज पहुंचाना जल्दी जल्दी पहुंचाएगा, लंबा लंबा होगा भाई, जाहिर सी बात है तुरंत मैसेज पहुंचाना, तो जाहिर सी बात है ये लंबा होना चाहिए, तभी तो जो तुरंत मैसेज पहुंचेगा। इसीलिए कहते हैं कि जैसा फंक्शन होता है उसके हिसाब से उस सेल का शेप होता है। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल्स डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। अब देखो क्या लिखा है, दस द शेप ऑफ द सेल्स मे बी वेरिएबल, इट्स मींस फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इट्स शेप्स और फिक्स्ड कहते हैं। मतलब ये कह रहा है ना कि शेप ऑफ द सेल्स मे बी वेरिएबल, मतलब उसका शेप जो होता है, सेल का शेप जो होता है वो वेरिएबल होता है। कहता है डिस्क्वायर्ड से, जैसे यहाँ पर बात करें डिस्क्वायर्ड, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डिस्क्वायर्ड शेप का होता है। जैसे एग्जांपल दिया एराथ्रोसाइट, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कैसा कैसा शेप बताया, डिस्क्वायर्ड शेप बताया। अब कुछ होते हैं स्पेरिकल शेप का होते हैं। कैसे होते हैं, स्पेरिकल सेल की तरह। जैसे हमारा दिया एक एग्जांपल में एग ऑफ मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल, देखो ये एक दिया ना, हाँ यहाँ पर देख लो भैया स्ट्रक्चर बगल में दिया, ऑस्ट्रिच का कैसा होता है, स्पेरिकल शेप का होता है ना, हल्का सा स्पेरिकल शेप। एक सेकंड में इसे थोड़ा सा इरेज करूँ, क्योंकि ये तो मैं अच्छे से दिखना चाहिए भाई सब स्ट्रक्चर, तभी आगे। स्पेरिकल, स्पेरिकल कहाँ पाए जाएंगे, स्पेरिकल सेल किस टाइप कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, देखो कहाँ पाए जाएंगे, एग ऑफ मेनी से, मतलब मेनी एनिमल्स, मतलब बहुत सारे एनिमल, मतलब मान के चलो मैक्सिमम एनिमल्स का जो एग होता है ना वो हमारा स्पेरिकल ही होता है। तो ये बताया स्पेरिकल सेल हमारा कहाँ पाए जाते हैं। अब एग्जांपल में क्या देंगे, जैसे स्पिंडल शेप्ड शेप सेल कहाँ पाए जाएंगे, स्पिंडल शेप्ड सेल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर में किस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, किस शेप के होते हैं, वो हमारे स्पिंडल शेप के होते हैं। इलोंगेटेड शेप के सेल कहाँ पाए जाते हैं, हमारे नर्व सेल्स। मैंने बताया ना ये नर्व सेल, देखो लंबा लंबा किस लिए कहा भाई, इसको मैसेज पहुंचाना लंबा लंबा, पूरा बॉडी से लेके तुम्हारे टोस तक फैला हुआ है, सर से ब्रेन से लेके चाहे स्पाइनल कॉर्ड से लेके तुम्हारे टोस तक, मतलब पैर के तक पूरा फैला हुआ है। जाहिर सी बात है लंबा होगा तभी फैला हुआ है, इसीलिए क्या कहते हैं इलोंगेटेड, कौन सा होता है, नर्व शेप इलोंगेटेड होता है। अब बात करें कुछ और, हाँ ब्रांचेस, ब्रांचेस कौन से होते हैं हमारे, जैसे क्रोमेटोफोर और पिगमेंट सेल ऑफ स्किन, मतलब स्किन का जो पिगमेंट सेल होता है वो हमारे ब्रांच्ड होता है। अब देखो कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बता दिया सेल का कैसे कहते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट जिसे हम लोग क्या कहते हैं WBC, वो हमारे स्पेरिकल इस टाइप का सेल होता है। गोबलेट सेल इस टाइप का होता है। ऑस्ट्रिच आप एक का, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर एग्जांपल दिया था ना, किसका एग्जांपल दिया था, स्पेरिकल होता है ना, बहुत सारे मतलब मेनी एनिमल्स का एक जो होता है स्पेरिकल होता है, यहाँ पर दिखा है स्ट्रिच ऑफ एग, मतलब ऐसा होता है एक का। और उसके बाद फिर कोनोसाइट जिसे हम लोग कहते हैं, कोनोसाइट्स का ऐसा सेल होता है। मसल सेल्स हमारा ऐसा होता है। क्रोमेटोफोर सेल, क्रोमेटोफोर का सेल ऐसा होता है। लीवर का सेल हमारा ऐसा होता है। फेब्रोब्लास्ट ऐसा होता है। नर्व सेल, देखो नर्व सेल कैसा है, लिंगोटेड है ना, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा लंब इलांगेट, भाई इसको मैसेज पूरा पहुंचाना है, इसलिए नर्व सेल यहाँ तक इतना लंबा है। नर्व सेल ऐसा होता है, फैट सेल ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर है, देख लेना, तुम्हें टाइम मिले तो आराम से जाके जब लेक्चर खत्म हो जाए तो इसे निकाल लेना पीडीएफ, वीडियो निकालने के बाद थोड़ा इसे देर तक देखते रहना, तुम्हें याद आ जाएगा कि कौन सा कुछ टाइप का सेल होता है। अब आते हैं हम लोग सेल साइज का। भाई ये सेल शेप तो समझिए कि सेल साइज भी होता है भाई, हाँ सेल साइज भी होता है, सेल का साइज भी वेरी करता है जैसे जैसे उसका फंक्शन होता है। देखो क्या लिखा है, द साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स रेंज बिटवीन द ब्रॉड लिमिट्स, मतलब कई टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे सम प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके सेल्स हम लोग विजिबल मतलब नंगी आंखों से, मतलब अपने नेकेड आंखों से देख सकते हैं। कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं या चाहे कई सारे प्लांट बोलो चाहे एनिमल्स बोलो, जिसके हम लोग सेल को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, विजिबल होते हैं।
अब देखेंगे, मोस्ट सेल्स हाउएवर आर विजिबल ओनली विथ अ माइक्रोस्कोप। ज्यादातर मतलब ये लिखा ना, मोस्ट सेल मतलब ज्यादातर सेल जो होते हैं वो हमारा माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। सिंस दे आर ओनली अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं भाई। मतलब उसका बता रहा है कि मान के चलो कोई एक सेल है, उसका डायमीटर इतना छोटा, डायमीटर इसको कहते हैं ना एक सेल का। कोई भी एक सर्कल होता है उसका डायमीटर क्या होता है, यही डायमीटर होता है। तो ये बता रहा है कि मतलब कोई एक सेल है जिसका डायमीटर इतना छोटा होता है कि बिना माइक्रोस्कोप से तुम उसको देख ही नहीं सकते। अब एक वेरी स्मॉल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ये बताया कि सबसे ज्यादा छोटा सेल जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया के होते हैं। कितना होते हैं, 0.2 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। कितना, 0.2 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक, याद रख लेना। वेरी स्मॉल सेल किसका, बैक्टीरिया का, जो कितना होता है हमारा, उसका साइज कितना होता है हमारा, 0.2 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। वेरी स्मॉल सेल कौन होता है, बैक्टीरिया होता है। वेरी लार्ज सेल्स की अगर बात करें, क्या लिखा है, वेरी लार्ज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना उसका सबसे बड़ा सेल होता है भाई, 18 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है, कहाँ सबसे बड़ा सेल्स पाया जाता है, वो हमारा लार्ज, वेरी लार्ज एग ऑफ ऑस्ट्रिच सेल्स। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रिच एग का जो सेल्स होता है वो सबसे बड़ा होता है। कितना सेंटीमीटर का होता है, 18 सेंटीमीटर का होता है। अब देखें क्या लिखा है, अमंग द मल्टी सेलुलर प्लांट्स द लार्जेस्ट सेल्स इज ओव्यूल ऑफ साइकस। हाँ, मतलब ये बताया कि मल्टी सेलुलर प्लांट में जो सबसे लार्जेस्ट सेल्स जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। मतलब कोई पूछ दे ऐसे ही तुम्हें, मतलब एग्जांपल में भी भाई ऐसे मतलब चलो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये ऐसे लिख दे कि मतलब मल्टी सेलुलर प्लांट्स में सबसे लार्जेस्ट सेल्स किस में पाए जाते हैं। वो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो हमारा ओव्यूल होता है। और किस में पाए जाते हैं, साइकस प्लांट में। एक साइकस प्लांट हो जाए जिसका ओव्यूल जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल्स का होता है, जो ओव्यूल होता है। इतना याद, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा लग रहा है, इसे हम लोग देख लेना, कहा कि कभी भी ऑब्जेक्टिव में शायद पूछ सकता है। ये सब तो आसान है, तुम लोग खुद पता कर सकते हो। अब देखो कहा था, सब नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव अ मीटर लॉन्ग। हाँ, नर्व सेल दिखा था ना, पिछले दिखाया था नर्व सेल कितना बड़ा था। भाई नर्व सेल जाहिर सी बात है बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि उसे पूरा तुम्हारे बॉडी में मैसेज पहुंचाना है, पूरा हर जगह, स्पाइनल कॉर्ड से लेके चाहे ब्रेन से लेके तुम्हारे पैर तक। इसलिए लिखा है कि यहाँ पर सब नर्व सेल, मतलब कुछ नर्व सेल जो होते हैं ह्यूमन बींग के, जो है मीटर लॉन्ग। भाई वो मतलब 1 मीटर समझ लो कितना बड़ा था, उससे भी बड़े बड़े होते हैं। 1 मीटर देख लो भाई, इतना बड़ा होता है, मान के चलो पूरे एक हाथ से भी बड़ा होता है, उसे कहते हैं। तो बस आज की बातें यहीं तक। आज कुछ खास तो था नहीं, मतलब ये डिफरेंशिएट था दो, और उसके बाद फिर मतलब सेल शेप एंड सेल साइज था। तो ये मतलब हमको तो लग रहा है कि सेल शेप एंड सेल साइज कभी पूछेगा भी नहीं तुम्हारे एग्जाम में। बस जो जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया वो देख लेना, उसके बाद बाकी तो वो तुम्हारा ठीक है यार, इतना तो तुम्हें आता ही। तो फिर आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो यार, बहुत मेहनत से बना रहे हैं। और आगे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते रहेंगे। चलो तब आज की बातें यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।